Now, global warming. It is a situation referring to a gradual but consistent increase in global temperature owing to emission of greenhouse gases. The Earth's surface is becoming increasingly warmer, showing a rise of 0.6 degrees Celsius during the past century. It causes melt of polar ice and rise in sea level. Now, global warming का मतलब क्या होता है? It is a situation referring to a gradual but consistent increase in global temperature. ये जो global temperature है वो आपको इंक्रीज कर रहा है, ग्रेजुअली जो है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है? तो 0.6 डिग्री जो आपको ऐसा आपको पास्ट सेंचुरी में आपको ऐसा पता किया गया है कि आपको लगभग 0.6 डिग्री टेम्परेचर जो है अर्थ का बढ़ गया है. ये क्यों होता है ग्लोबल वार्मिंग? ओइंग टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. जो ग्रीन हाउस गैसेज है मेनली आपको CO2 है, इसके चलते आपको ग्लोबल वार्मिंग होता है. द अर्थ सरफेस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वार्मर. जो अर्थ सरफेस है वो आपको ज़्यादा आपको वार्म हो रहा है और गर्म होने के चलते क्या होता है आपको जो पोलर आइस है, जो आइस अवेलेबल आपको पोल पे, ठीक है, अर्थ का जो पोल होता है आपको ये ऊपरी हिस्सा यहाँ पे आपको हम लोग पोल बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ से क्या होगा आइस आपको पिघलेगा गर्मी बढ़ने से एंड राइज इन सी लेवल. जो आइस पिघलेगा वो पिघल के कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, सी में जाएगा और इसलिए सी का जो लेवल है वो भी आपको इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लेशन. इट रेफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन इन द एटमोसफियर. ठीक है, आपको मालूम है कि ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें आपको एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर. ओजोन लेयर का काम क्या है? जो हार्मफुल रेडिएशन होता है सनलाइट से, जो सूरज से जो आपको हार्मफुल रेडिएशन आपको अर्थ की तरफ आता है उसको वो रोक देता है ओजोन लेयर. तो ओजोन लेयर जो है डिप्लेट हो रहा है, आपको घट रहा है. क्यों घट रहा है? दिस ऑकर्स ओइंग टू एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सटेंसेस इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स. एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इसमें आपको एक गैस का यूज किया था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. और ये जो गैस है इसके कारण जो है आपको क्या होता है ओजोन जो है वहाँ से ख़त्म हो रहा है. एज ओजोन लेयर डिप्लेट्स देयर इज ग्रेटर UV रीचिंग द अर्थ विच इज़ डेंजर ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो ओजोन जो आपको लेयर से वहाँ ख़त्म हो रहा है इस गैस के साथ में, CFC गैस के साथ में रिएक्ट करके, तो उससे क्या हो रहा है जो रेडिएशन है वो आपको अर्थ की तरफ आएगा और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो आदमी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपको काफ़ी डेंजरस है, हेजार्डस है. इससे बहुत सारी बीमारी, डिजीजेज जो है आपको होता है. इन द रिसेंट पास्ट नियरली 5% डिप्लेशन इन ओजोन लेयर हैज़ बीन रिकॉर्डेड. और आपको कुछ समय में आपको 5% डिप्लेशन जो इसको ऑब्जर्व किया गया, ओजोन लेयर में जो है 5% आपको ओजोन कम हो गया. तो ये आपको बहुत ही आपको डेंजरस जो है सिचुएशन है. नाउ स्टेट्स ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट. अब इंडिया का जो इन्वायरमेंट उसका क्या पोजीशन है उसको हम लोग देखते हैं. इंडिया हैज़ एब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, फॉरेस्ट, मिनरल्स, डिपोजिट्स, माउंटेन्स, ओशंस etc. आर देयर. इंडिया के पास जो आपको काफ़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज है, हम सभी को मालूम है नेचुरल रिसोर्सेज का कमी नहीं है. चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे आपको मिनरल्स हो, चाहे आपको माउंटेन्स हो, ओशियंस हो, सब कुछ है. पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड इन द कंट्री इज ओनली 0.08 हेक्टेयर एज अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47 हेक्टेयर. हम लोग को मालूम है कि इंडिया जो आपको रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है. यहाँ पे जो आपको काफ़ी तेज़ी में इंडस्ट्रीज आपको डेवलप हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है आपको इन्वायरमेंट जो है यहाँ का डिग्रेड हो रहा है. इसके लिए ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस है या जो दूसरा हार्मफुल गैसेस है वो जो है इंडस्ट्रीज से निकल रहा है. वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है. अर्बनाइजेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है. तो ये सब बढ़ने के चलते जो है यहाँ पे आपको क्या हो रहा है इन्वायरमेंट यहाँ का डिग्रेड हो रहा है. और यहाँ पे देखिए पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड जो है मतलब हर एक आदमी पे कितना फॉरेस्ट आपको पड़ रहा है तो 0.08 हेक्टेयर है, इतना है. जबकि रिक्वायरमेंट है कितना होना चाहिए 0.47 हेक्टेयर्स. सॉइल इज बीइंग एरोडेड एट अ रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर फॉर द इंटायर कंट्री. और जो सॉइल है जो आपको ऊपरी हिस्सा है मिट्टी का वो आपको 5.3 बिलियन टन्स हर एक साल बह रहा है.
The quantity of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8.4 million tons. India is one of the 10 most industrialized nations of the world. ठीक है. Now the quantity of nutrients lost due to erosion each year ranges from 5.8 to 8 million tons. जो आपको quantity of nutrients है, जो मिट्टी से soil erosion के चलते जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स जो है वो जो ख़त्म हो रहा है, जो बह जा रहा है, वो कितना है 5.8 टू 8.4 मिलियन टन्स. ये आपको रिसर्चर के द्वारा जो है इस डेटा को रखा गया है. इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया का टॉप 10 यदि आप इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन का बात करेंगे तो उसमें इंडिया भी आपको आता है. और यहाँ पे तेज़ी से आपको इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे डेवलप हो रहा है. तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इंडिया में. Next is sustainable development. The concept of sustainable development was emphasized by the United Nations Conference on Environment and Development, UNCD जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. तो इसके द्वारा जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म्स को लाया गया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा डेवलपमेंट जो अभी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, और जो पूरा किया जा सके उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो फ्यूचर जनरेशन के लिए. जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो जो उसका जो नीड्स होगा, ठीक है, वो अपने नीड्स को वो भी पूरा कर सके. तो ऐसा हम लोग को करना है कि अभी जो हम लोग है उसको हम लोग ज़रूरत यूज करें हम लोग रिसोर्सेज को, और साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज करें. इस तरह से हम लोग को यूज करना है. इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो अभी जो है उसको यूज करें हम लोग, अपने नीड्स को पूरे करें, और उससे जो है फ्यूचर जनरेशन का जो नीड्स है वो भी अफेक्टेड ना हो. स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या स्ट्रेटजीज हम लोग को अपनाना चाहिए? यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, जैसे आपको सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइड एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब का यूज. एलपीजी गोबर गैस इन रूरल एरिया. जो रूरल एरियाज है वहाँ पे या तो एलपीजी हो या फिर गोबर गैस का यूज किया जाना चाहिए. ठीक है. वहाँ लकड़ी का, वुड का जो है वो यूज नहीं होना चाहिए, जिससे पोल्यूशन तो होता ही है और आपको क्या होता है, इन्वायरमेंट को भी जो है डिग्रेड किया जाता है प्लांट ट्रीज को काटने से, प्लांट्स को काटने से. सीएनजी इन अर्बन एरिया. जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे आपको सीएनजी का यूज होना चाहिए. व्हीकल्स में जो ट्रांसपोर्ट्स है उसमें सीएनजी गैस का जो आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है, उसको यूज किया जाना चाहिए. विंड पावर, सोलर पावर, इसको हम देखें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में यूज होगा. मिनी हाइडल प्लांट. जो मिनी छोटा जो हाइडल प्लांट्स है जिससे आपको इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा फॉरेस्ट को आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा. छोटा जो हाइडल जो वाटर से जो आपको क्रिएट होता है, जो डैम जो हम लोग क्रिएट करते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपको छोटा छोटा जो है वो क्रिएट होना चाहिए. ट्रेडिशनल नॉलेजेस एंड प्रैक्टिस. जो ट्रेडिशनल नॉलेजेज है हम लोग का उसको यूज किया जाना चाहिए, ना कि आपको जैसे एग्रीकल्चर में हो गया जो ट्रेडिशनल यूज है उसको यूज किया जाना चाहिए, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब को यूज करें, क्योंकि उससे जो है आपको साइड इफेक्ट होता है और इन्वायरमेंट जो है उससे डिग्रेड होता है. बायो कंपोस्टिंग एंड बायोपेस्ट कंट्रोल. जो कंपोस्टिंग होगा यानी कि जो खाद होगा, जो फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा वो आपको बायो कंपोस्टिंग होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए. ठीक है. उसी तरह से जो पेस्ट कंट्रोल होगा, पेस्ट को जो ख़त्म किया जाएगा, आपको अनवांटेड प्लांट्स और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द क्रॉप्स, तो उसके लिए हम लोग को बायो पेस्ट को यूज करना चाहिए, ना कि केमिकल पेस्ट को. So this is all about the sustainable development, and it is all about chapter 9. So we have completed this chapter. Thank you.